प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 21 मार्च को निर्धारित किया गया है और एक 14 मार्च को था जो कि खत्म हो गया। उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम के पैटर्न पे ही कुल 100 प्रश्न होंगे। जैसा कि एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें भी जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, उस सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन उसी मॉडल पे रहेंगे, उसी सैंपल पे रहेंगे। तो आप कलम कॉपी लेकर के इस वीडियो के सामने बैठे हैं, ताकि जैसे जैसे मैं इसका क्वेश्चन और ऑप्शन बताऊं आप उसका आंसर कर सकें, और जैसे जैसे मैं उसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बताऊं आप चेक करके ये देख सकें कि आपका 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है मॉडल सेट 16 को देखते हैं। तो मॉडल सेट 16 का पहला जो प्रश्न है वो है हिंदी से, और क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रश्न बोधक निपात नहीं है। ऑप्शन है क्या, कौन, किस या सिर्फ। इसमें करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर्फ जो है वो एक आपका जो है प्रश्नवाचक निबोध, सॉरी निबोध बोल रहा हूं कि निपात नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न बोधक निपात कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस वाक्य में अवयव का प्रयोग हुआ है। और ऑप्शन है वह चला गया, मैंने पढ़ लिया, सुधा कहाँ गई थी और रात कट गई। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन बताना है कि किसमें अवयव का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुधा कहाँ गई थी। इसमें आपका जो है कहाँ, ये जो है आपका अवयव है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है वह भूखे को खाना देता है, वह आ गया, मैं नहीं जाऊंगा, सीता दौड़ पड़ी। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह भूखे को खाना देता है। इसमें जो है आपका द्विकर्मक क्रिया देना इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ एक युग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। और इसमें ऑप्शन है मैं, तुम और वह पढ़ेंगे, इसकी सही कारण क्या है, मुझे जानो दो, और ऑप्शन डी है तुम वह और मैं पढ़ूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुम वह और मैं पढ़ूंगा। इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है बहुत थोड़ा, ऊंट के दांत निकालना, ऊंट को जीरा खिलाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ होता है बहुत ही थोड़ा। अगला क्वेश्चन है त्रिफला किस समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या नय्य। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका द्विगु समास का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा आपका त्रिफला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अनुशासन में उपसर्ग क्या है। अनुशासन में उपसर्ग आपको बताना है अनु, अ, अन या अनुस। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन में जो है अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है राम ने बाण से रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म क्या है। तो देखिए को इसमें इसमें जो है आपका देख लीजिए राम बाण रावण या मारा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रावण को, यानी कि जो है रावण आपका जो है हो गया कर्म। अगला क्वेश्चन है पवित्रता का विपरीतार्थक क्या है। दुष्टा, भ्रष्टा, या कुलटा, या सती। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है आपका उल्टा पवित्रता का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्नी का पर्यायवाची क्या है। औरत, भार्या, यमुना, या नायिका। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार्या जो है पत्नी का उल्टा होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ये पर्यायवाची होता है। तो ये रहे थे 11 क्वेश्चन हिंदी से। अब हम देखेंगे इंग्लिश से क्वेश्चन। इंग्लिश से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ऑफ, टू, विद, या फॉर प्रेपोजिशन में कोई एक फिल करना है यहाँ पे। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, मतलब वह एक आंख से अंधा है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिक्लाइन। फॉल, इंक्रीज, एंड, डीके। तो इसमें देखिए डिक्लाइन में तो आपका जो है घटना है, इसमें तीनों जो है आपका खत्म होना भी घटने का सेंस है, डीके मतलब सड़ना भी इसी का सेंस है, फॉल भी इसी का सेंस है। तो इंक्रीज आपका जो इसके उल्टा है, यानी कि अपोजिट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट वर्ड वेटनरी
सरेंडर, बिस्किट और ज्वेलर। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो है करेक्ट स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेटरनरी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द स्टोलन गन वाज फाउंड लाइंग अंडर द ट्री, और ऑप्शन बी है द स्टोलन गन वाज फाउंड अंडर द ट्री, और ऑप्शन सी है द स्टोलन गन हैड फाउंड लाइंग अंडर द ट्री, और ऑप्शन डी है द स्टोलन गन इज फाउंड लाइंग अंडर द ट्री। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें देखिए यहाँ पे द स्टोलन गन वाज फाउंड लाइंग अंडर द ट्री, लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लाइंग नहीं, यहाँ पे लेइंग लिख दिया है, तो इसमें लेइंग नहीं होगा, करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। इसमें आपका सेकंड देख लेते हैं, द स्टोलन गन वाज फाउंड लाइंग अंडर द ट्री, मैंने गलती से दोनों को लाइंग लाइंग पढ़ दिया था, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्टोलन गन वाज फाउंड लाइंग अंडर द ट्री, ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो खो गया था गन वो आपका जो है पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला मैथ से क्वेश्चन। तो मैथ से हमारा जो क्वेश्चन है वो है पहला, इस 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या होगा। तो सिंपल सा इसको 3 रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए कि ये 3 भाग जो है ना, ये है x और क्या है, तो x का आधा, क्या बोला गया है कि x का जो है आधा ये होता है दूसरे वाले का तीसरा, यानी कि दूसरा मान लो कि अगर y है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ये तीसरा भाग, तो फिर तीसरे का कितना हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका जो है तीसरा, हमने मान लिया कि ये z है, तो तीसरे का कितना हो जाएगा, 6ठा भाग, ये आपका बराबर है। तो रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x y और z, इनका रेशियो क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर रेशियो हम देखेंगे, यहाँ पे जेड लिखने में कुछ दिक्कतें होगी, तो इसमें रेशियो आपका क्या बन रहा है, 2:3:6। ठीक है, यानी कि अब हम निकाल लेंगे कि सबसे बड़ा वाला हिस्सा कितना है, जेड का हिस्सा सबसे बड़ा। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर 2 3 5 6 9, सॉरी 5 6 11, 6 3 9 2 11। अब कुल आपका कितना राशि था, तो कुल राशि यहाँ पे देखिए 3740 रुपया है, तो 3740 में क्या कर देंगे, अब देखिए सबसे बड़ा वाला हिस्सा कितना है, सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है आपका वो है 6, लेकिन कितना में, तो आपका जो है ये आपका 2 3 5 और 6 11, तो 6/11 कर देंगे हम लोग, 6 बट्टा क्या कर देंगे, 6/11 कर देंगे, कितना का, 3740 का, तो ये हो गया आपका 3740। अब इसको कटा देंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा, 11 3 बार में जाएगा तो 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4, तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 तो 4 बार में जाएगा, तो ये हो गया 4 बार में, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 0 0 आ जाएगा, 6 0 0 आ जाएगा, इसके बाद से 4 छके 24 का 4 आ जाएगा, और उसके बाद से 2 शेष है, 3 छके 18, और आपका जो है 2 20। तो इस तरीके से इसमें करेक्ट आंसर क्या आया, करेक्ट आंसर इसका हो गया 2040 रुपए, मतलब कि आपका हो गया 2040 रुपए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है आपका वो हो जाएगा 2040 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 96 रुपया पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या मिलेगी, जबकि दलाली 1/4% है। देखिए इस क्वेश्चन का चूंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन का जो हमने पहले ही सॉल्यूशन कर दिया हुआ है। जैसे कि इसका हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, 96 रुपया पर, ठीक है ना, और दलाली कितना है, 1/4% है, तो कुल आपका पूंजी कितना हो जाएगा, तो कुल पूंजी जो है आपका हो जाएगा 96 प्लस 1/4, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 96 से गुणा करेंगे 384 और प्लस 1/4, यानी कि कुल कितना हो गया, 385 रुपया, 385/4 रुपया जो है कुल पूंजी हो गया। तो अब देखिए 385/4 रुपया पर उसको आय हो रहा है 11 रुपया, तो 1 रुपया पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 4/385 रुपया। तो इसलिए 100 रुपया पर चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है, रेट निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया पर निकालेंगे, तो 100 रुपया पर कितना हो जाएगा, तो इतना जो 11 × 4 था डिवाइड बाई 385 था, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 से जब हम लोग कटाएंगे 385 को, तो 35 बार में चला जाएगा, और फिर आपका 5 से कटाएंगे 35 को तो 7 बार में जाएगा, और 5 से कटाएंगे 100 को तो 20 बार में जाएगा। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, 80/7। अब 80/7 बराबर कितना हो गया, 80/7 बराबर आपका हो गया 11 पूर्णांक 3/7,
करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसका जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11.3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन जो कि है किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपए है, तो धन ज्ञात कीजिए। इसको भी मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपका लंबा वीडियो नहीं हो। देखिए हम क्या करेंगे, चूंकि दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई यानी कि जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे 750 रुपए था, तो पहले हम दोनों को निकाल लेंगे। मान लिया कि मूलधन जो है आपका पी ही है और बाकी जो है आपका 12.5% का मतलब हो गया 25/2% आपका जो है दर है और 3 साल आपका टेन्योर है, मतलब कि आपका समय है। तो इसके अनुसार हम देख लेंगे कि इसका कितना जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला पी इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n और माइनस आपका 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, r के बदले रख देंगे यहाँ पर p का p रहने देते हैं, 1 का 1 हो गया और r के बदले हम लिख देंगे ऊपर में 25 और नीचे में 2 और गुणे 100 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 साल है और माइनस कर देंगे 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 25 से आपका 100 कटेगा 4 बार में, तो 4 दूना 8 हो गया। तो अब 1/8 और 1 है, दोनों का जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9/8, यानी कि 8 एकम 8 और प्लस 1 9/8 हो गया, इसका क्यूब हो गया और -1 हो गया। तो अब 8 का क्यूब करेंगे तो 512, 9 का क्यूब करेंगे तो 729। अब इसमें से हमें 1 घटाना है तो 512 घट जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 217 पी डिवाइड बाई आपका 512, ये हो गया आपका सी आई। ठीक है, ये सी आई हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे क्या चीज, इसके बाद हम निकालेंगे एस आई। तो एस आई बराबर पी आई टी बाई 100 होता है, पी का पी रखेंगे और आर का वैल्यू 25/2 रख दिए और 3 का 3 मतलब कि आपका जो है एन के बदले या टी के बदले आपका जो है 3 हो गया। तो यहाँ पर समय के बदले हमने 3 साल रख दिया। अब 25 से 4 बार में कट जाएगा 100, अब 4 दूना 8 हो गया, ऊपर में 3, तो 3p/8 हो गया आपका सी आई। और क्वेश्चन में क्या है कि सी आई माइनस एस आई बराबर 750 है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर साधारण ब्याज को घटाएंगे तो 750 रुपया हो रहा है। तो अब इसको हम घटा देंगे 217p डिवाइड बाई 512 माइनस 3p डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 750 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो 512 और 8 का एलसीएम 512 ही हो जाएगा, तो ऊपर में आपका 217p हो जाएगा। और फिर जब 512 में 8 से भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 192 हो जाएगा। तो इस तरीके से 192p हो गया। इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 25p और ये जो 512 जो आपका भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो आप क्या करेंगे 25 से 750 कटाएंगे 30 बार में जाएगा, अब 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 512 से, तो आपका मूलधन आ जाएगा 15,360 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी 15,360 रुपये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाए। देखिए अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जो है आपको एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक आपका जो है समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पर जो है दे रखा है, चलिए हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब समबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों साइड जो है आपका इक्वल रहेगा, यानी कि ये वाला साइड आपका जो है 2√3 हो गया, ये वाला साइड भी आपका 2√3 हो गया और ये आपका जो है 2√3 हो गया। तो जब इसको एक हम जो लंब डालेंगे तो वो आपका जो है आधा आधा बांटेगा, तो आधा आधा बांटेगा तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं आपका √3 डिवाइड बाई √3 सॉरी डिवाइड बाई नहीं, मतलब √3 और √3 आपका दो ये भागों में बढ़ गया। तो अब यहाँ पे एक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, हाइट निकाल लेना है। तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा उसका जो कर्ण है उसमें से स्क्वायर, उसके स्क्वायर में से हम लोग अंडर रूट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है हाइट यानी कि आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, हाइपोटेनस यहाँ पर जो है 2√3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग जो है 2√3 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से हम लोग घटा लेंगे कितना, इसमें से हम लोग घटा देंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो है, तो यहाँ पर जो हमने √3
और इसका जो हम लोग कर देंगे स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए अब वैल्यू क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है अंडर रूट हो गया, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर में क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3, तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 12, और माइनस देखेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट से आपका जो है स्क्वायर कट जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 3। अब 12 में से 3 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 आ जाएगा। और अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 का जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो ये आपका जो है हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या आया, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 19 नंबर देख लिया। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 242 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, परिधि आपका दिया हुआ है तो हम लोग आर के वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या जब निकालेंगे तो एरिया निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर सी यानी कि सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 2 पाई आर इक्वल टू दिया हुआ है 242। तो 2 से 2 से जो है आपका दोनों तरफ में कटा देंगे, 2 से आपका 242 कटेगा, 121 आ जाएगा। और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 आएगा इधर गुणा में और 22 आएगा भाग में। तो 121 गुणे 7/22, तो 12 21 से कट, सॉरी आपका जो है 12 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 11 ही आपका जो है 121। तो इस तरीके से आपका आर का वैल्यू आ गया 77/m। अब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर जो है आर का वैल्यू आया है 77/2। 77/2 गुणा कर देंगे, इसके बाद से आपका जो है जब कटा देंगे 7 से आपका जो है कट जाएगा ये 77 11 बार में, और 2 से आपका कट जाएगा 22 11 बार में। तो इस तरीके से देखो 77 को भी हम लिख सकते हैं ना 11 गुणे 7। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 फिर 11 और फिर 11 और गुणे 7। तो 11 11 11 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1331, और 1331 में जब 7 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9317। तो इस तरीके से आपका 9317/2 आ जाएगा, यानी कि आपका जो है 4650 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4658.5 मीटर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूर तय करेगा। तो सिंपल इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 4500 गुणे हम लोग 4 कर देंगे, सॉरी 45 किलोमीटर जो है ना, तो 45 किलोमीटर हम लोग 4 मिनट में, 4 मिनट बराबर आपका जो है 4/60 घंटा होता है। तो इस तरीके से हम इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, और 45 में हमें सिंपल गुणा कर देना है कितना से, 4 मिनट है। इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 60 से जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 से जब हम लोग कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3। तो कितना किलोमीटर हो गया, तो ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। लेकिन दिया आंसर किस में है, आंसर दिया है आपका जो है मीटर में। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 100 से जो है हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये किलोमीटर के बदले में क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा आपका 3000 मीटर इसका जो है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, 0 से 5 का यहाँ पर जो है बारंबारता दिया हुआ है 20, और 5 से 10 का बारंबारता दिया है 24। इस तरीके से आपका जो है एक सारणी दिया है, बारंबारता सारणी। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है मोड यानी कि बहुलक। तो आपको बताना है कि क्या आपका जो इसका आंसर होगा। तो इसका फॉर्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट या F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 तो इंटू H। तो यहाँ पे L क्या होता है, तो L जो है आपका होता है जो आपका बारंबारता, सॉरी मैक्सिमम टाइम आपका जो आया हुआ है ना, यानी कि बारंबार जो आपका बहुलक वर्ग है, तो इस बहुलक वर्ग का जो आपका निम्न सीमा होता है वो होता है आपका एल। तो यहाँ पर जो आपका सबसे अधिक बार आया है 32। तो इस तरीके से बारंबार, सॉरी बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका 10 से 15। तो इसमें एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 10, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10। इसके बाद से F1 क्या होता है, तो F1 होता है उसी वर्ग का आपका जो है बारंबारता। तो हमने लिख दिया यहाँ पर उसका बारंबारता F1 कितना है, ये आपका 32। और उसके पहले वाला जो आपका
बारंबारता सॉरी वहां उसके पहले वाला जो वर्ग है उसका बारंबारता कितना है, तो ये है 24, तो ऊपर में लिख दिया 32 माइनस 24। इसके बाद से क्या कर देंगे 2f1 यानी कि जो आपका बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 गुणे 2 हो जाएगा, और माइनस एफ नोट, तो एफ नोट आपका उसके पहले मतलब जो बारंबारता वर्ग है, सॉरी बारंबारता वर्ग बोल रहा हूँ, बहुलक वर्ग है उसके पहले का जो वर्ग है उसका बारंबारता कितना है, तो वो है आपका 24, और उसके बाद का कितना है, तो वो है आपका 28, तो हमने घटा दिया माइनस 24 माइनस 28। और नेक्स्ट है आपका एज, तो एज क्या होता है आपका जो वर्ग है उसका लंबाई कितना है, तो ये आपका जो है 0 से 5 यानी कि 5 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 32 में से 24 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 32 दूना 64 हो जाएगा, और 24 और 28 मिलकर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो अब आपका जो है ऊपर में आपका 8 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 आएगा, आगे चल के देखेंगे हम लोग। उससे पहले देखिए यहाँ पे जब 64 में से 52 जाएगा तो ये जाएगा 12, और ऊपर में आपका 8 है, तो 8 और 12 को कटा देंगे 4 से, तो ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 3, तो 2 बचे 10, ठीक है, और नीचे में आपका 3, तो 2 5 10 बटा 3 है, और जोड़ना भी है 10, तो क्या हो जाएगा 10 3 30 प्लस 10 बटा 3 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में जो है आपका हो जाएगा 40/3 यानी कि 13.33 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मोड कितना निकला, इसका जो है बहुलक कितना निकला, तो ये निकला आपका जो है 13.33, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा इसका है, ये एक इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व मैंने पहले से ही कर रखा है, देखिए 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बट्टा का जोड़ निकालेंगे, तो आपका 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और माइनस 3 डिवाइड बाई x हो जाएगा इक्वल टू 5, तो आगे क्या हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आपका 5x हो जाएगा, और आपका जैसे का तैसे उतार देंगे। फिर क्या हो जाएगा 5x इधर आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गया। अब इसको 5x को इस तरीके से तोड़ देंगे ताकि उनका जो है जोड़ यानी कि सम आ जाए -5x, और उसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना -6 आ जाए, ठीक है, -6x स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हमने तोड़ दिया, -6x प्लस 5x सॉरी प्लस x। तो अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और फिर जब 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से आपका दो इक्वेशन बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2, और दूसरा क्या आ जाएगा, तो दूसरा जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 से, तो इसमें आपका x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आपका जो x का वैल्यू आएगा वो क्या क्या हो जाएगा -1/2 और 3, तो इसमें जो आपका -1/3 सॉरी -1/2 और 3 इसका जो है किसका किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका x का वैल्यू निकालना है, जबकि ये आपका जो है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिया है, इसका मतलब कि दो एंगल दे दिया है, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 20, या फिर ये छोड़ दीजिए डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं समकोण त्रिभुज में जो दो ठो आपके एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 90 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे 90 में से आपका 20 घटा देंगे, तो 90 में से जब हम लोग 20 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका जो 70। तो इस तरीके से इसमें x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू आपका जो है 70 डिग्री हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिए आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 to the power m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 to the power m to the power 2 और टू दी होल पावर 1/m इक्वल टू 81। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर अब चूंकि देखिए 3 to the power m स्क्वायर डिवाइडेड बाई है आपका 3 to the power m टू द पावर 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि बेस इक्वल है तो हमारा जो एक्सपोनेंट है उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस सॉरी जोड़ेंगे नहीं, जबकि यहाँ पे भाग है तो हमें घटा देंगे, तो m स्क्वायर माइनस 2m कर देंगे, और टू दी होल पावर आपका 1/m हो जाएगा। अब देखिए बेस जो है आपका सेम है तो कटा देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m टू दी पावर 1/m, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए m से तो a स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर m से तो m कट जाएगा, यानी कि m -2 हो जाएगा जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो
इक्वल टू में आपका 4 हो जाएगा। तो अब माइनस यहाँ पे 2 है तो इधर जाएगा तो 6। इस तरीके से m का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो m का वैल्यू आपका जो है 6 आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी का मतलब हो गया कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। अब देखेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन। तो सामाजिक विज्ञान से पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, किसने पद्मावत की रचना की? जायसी, रहीम, ददुदयाल या रैदास? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद जायसी ने जो है आपका पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दिया? और इसमें जो है आपका ऑप्शन है जय सिंह, अफजल खां या फिर औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने जो है आपका शिवाजी को पहाड़ी चूहा का संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 29 नंबर। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत था? यानी कि एक प्रकार का ये टैक्स था राजस्व कर। तो आपको बताना है कि ये राजस्व जो टैक्स था वो कितना प्रतिशत था, जो कि आपका जो है शिवाजी के द्वारा लागू किया गया था। 10%, 25%, 20% या 33%? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी जॉनसोर, ऑप्शन सी हेस्टिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका हेस्टिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? डच ने, अंग्रेजों ने या फिर पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को, टॉमस रो को या टेरी को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज के लेखक कौन थे? कोलंबस, जवाहरलाल नेहरू, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक खोज के लेखक जो है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। इसका सीरियल भी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने आपका जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है तथा तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कॉफी, तंबाकू, चाय या चावल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाय की खेती के लिए जो है आपका एकदम उपयुक्त है, जहां ऐसा जगह जहाँ की ढलान है, ठीक है ना, यानी कि पानी टिके नहीं। जैसे देखिए चाय का खेती के लिए जो है ना आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है, 200 तक होता है, ठीक है ना, 150 से 200। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होना चाहिए था। बट मेन पॉइंट ये है कि पानी ठहरना नहीं चाहिए, तो इसलिए ढलान होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डंकन दर्रा। तो आपको बताना है कि डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में, या फिर दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच में, या फिर उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच में, या फिर उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच में? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी और मध्य अंडमान के बीच में आपका जो है उपस्थित है डंकन दर्रा, ठीक है। द से डंकन, तो इसमें दमकन, द म मतलब कि दक्षिण, मध्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा नम, या ठंडी तथा शुष्क, या फिर उष्ण तथा नम, या उष्ण तथा शुष्क? तो पहली बात यह है कि उष्ण, उष्ण आपका गलती हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि शुष्क भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ताप्ती, मांडवी, महानदी या फिर नर्मदा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपका ज्वार नद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, महानदी जो है ज्वार नद नहीं है, ये एस्चुरी नहीं बनाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कुआं और नलकूप, तालाब या नहरें या ऊपरी टंकियां? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नंबर ए, कुआं और नलकूप जो है वो आपका सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, जिस समय रात और दिन की अवधि बराबर होती है उस समय सूर्य की किरणें निम्नलिखित पर सीधी आपतित होती है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? महानदी, सतलज, नर्मदा या स्वर्ण रेखा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा जो नदी है ये आपका रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि दफला तथा सिंहको जनजातियां निम्नलिखित में से
किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, या बंगाल की खाड़ी के तूफानों से, या फिर स्थलीय एवं सागरीय समीर से? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून से जो है आपका तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जाड़े के मौसम जैसे कि दिसंबर हो गया उधर में आपका जो है बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी के मुहाने पर विशाल पैमाने पर जूट की खेती होती है? दामोदर, गंगा, सिंधु या फिर सतलज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सॉरी गंगा नदी के जो है जो मुहाना है पश्चिम बंगाल में, वहां पर जूट का खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महासागरों में ज्वार के आने का कारण क्या है? महासागरों पर बहने वाली हवा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी का घूर्णन, या पृथ्वी का परिक्रमण? तो इसका करेक्ट आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपका महासागरों में ज्वार आता है। तो इसका करेक्ट आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका, पृथ्वी सूर्य के परितः परिक्रमा करती है जिसका फलितार्थ है समय और देशांतर में अंतर, ऋतु परिवर्तन, पवनों और धाराओं में विचलन, दिन और रात का होना। तो इसमें देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो इसकी वजह से क्या होता है आपका जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु बदलते रहता है, मौसम बदलते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थानीय समय निम्नलिखित पर आधारित है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 80 डिग्री देशांतर, एक्चुअली 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन जो है यहाँ पर बी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन सी है 110 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन डी है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि भारत का जो आपका मानक समय है वो आपका किससे लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है 49 नंबर, परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? ठीक है ना, मतलब ये पृथ्वी से अंदर की तरफ में सूरज की तरफ में कौन है और पृथ्वी से बाहर की तरफ में कौन है? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र या फिर शनि, सॉरी शुक्र और शनि, या फिर मंगल और शुक्र? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर जो आपका पृथ्वी है तो इसके आपका जो है पहले बात करेंगे तो आपका मंगल सॉरी आपका जो शुक्र आता है, और उसके बाद में बात करेंगे तो आपका मंगल आता है। तो ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका वेनस, और ये हो गया आपका जो है मार्स, और यहाँ पे आता है मर्क्यूरी, और ये है आपका सूरज। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका मंगल और शुक्र के बीच में आपका पड़ता है पृथ्वी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य पर राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है भारत में। अगला क्वेश्चन है, गहरा नीला रंग होने के कारण जल धारा को जापानी लोग जापान की काली धारा यानी कि ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं, और किसको कहते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है कि रेशियो जलधारा, ओयासियो जलधारा, क्यूराई जलधारा, या फिर सुसीलमा जलधारा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूरेशियो जलधारा को जो है जापान के लोग गहरा नीला होने की वजह से इसको जो है जापान की काली धारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ग्रेट साल्ट लेक में, या मृत सागर में, या प्रशांत महासागर में, या फिर वॉन झील में, या वॉन लेक में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉन लेक में जो है सबसे अधिक मात्रा में सॉल्ट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? एक वन काष्ठ, एक समुद्री जीव, या एक जड़ी बूटी, या एक स्थलीय जीव? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये जो है आपका एक समुद्री जीव है। ठीक है, कोरल या प्रवाल, जो कि आपका जो है चट्टानों में फिक्स हो जाता है, ये चलने वाला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? 5,000, 7,000, 10,000, या फिर आपका 15,000? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7,000 जो है प्रशांत महासागर में नीतल पहाड़ियों की कुल संख्या है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा का प्रभाव, सशक्त पौने, या आसमान का तापमान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा के प्रभाव से जो है समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही भंग कर आम चुनाव कराए गए थे? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, या सप्तम? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चतुर्थ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, जो आपका लोकसभा कार्यकाल था ये पूरा नहीं हुआ था, पहले ही इसको जो है भंग कर दिया गया था और आम चुनाव कराया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है कि धन विधेयक के संबंध में से कौन सा सत्य है?
यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या इसे प्राप्ति के लिए 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी संस्तुतियों के साथ लोकसभा को वापस करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे संसद के सदनों को वापस नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है आपका दूसरा एक गलत था, और जब आपका दूसरा गलत है तो देख लीजिए ऑप्शन 1 2 3, इसमें 2 है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 2 3 4 तो ये भी आपका 2 आ रहा है तो ये भी गलती हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 में भी 2 आ रहा है तो ये भी गलती हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ना तो बी होगा, ना डी होगा, और ना ही ए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये दिया हुआ है ना कि इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपका गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसको जो है लोकसभा में ही आपका जो है धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष स्वीकृत होने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 114? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 112 के तहत भारतीय संविधान के मतलब अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष स्वीकृत होने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट के नियमित रूप से पारित होने से पूर्व संसद द्वारा प्रदान किया गया अग्रिम अनुदान क्या कहा जाता है? प्रत्यानुदान, या फिर लेखानुदान, या पूरक अनुदान, या सांकेतिक अनुदान? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका वोट ऑन अकाउंट, यानी कि आपका जो है लेखानुदान कहा जाता है जब बजट को जो है नियमित रूप से पारित होने के लिए संसद मतलब उसके पारित होने से पहले संसद के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है जो अनुदान, वो कहता है लेखानुदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, या माध्यमिक शिक्षा? तो देखिए माध्यमिक शिक्षा जो है आपका ये पंचायती राज का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों के तीनों जो है आपके पंचायती राज के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अध्यादेश कितने समय तक वैध रहते हैं? 6 माह, 6 सप्ताह, 3 माह, या 3 सप्ताह? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 सप्ताह तक आपका जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश वैध रहता है, वैलिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, या अनुच्छेद 15 से 39 तक, या अनुच्छेद 16 से 40 तक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे देश के लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं वो आपका जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों में मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन है 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, या फिर सदन की मर्जी तक? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने तक जो है कोई भी व्यक्ति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? वैध मतों का जब उसको जो है 1/3 वोट नहीं मिले, या फिर वैध मतों का 1/4 नहीं मिले, या फिर वैध मतों का 1/5 वोट नहीं मिले, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्योंकि देखिए ये आपका जो है 1/6 भाग अगर नहीं मिलता है ना वोट, तो फिर उसका जो है जमानत रद्द हो जाता है, मतलब वो जमानत खारिज होता है, खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर आजीवन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं आपका जो है राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? भारत, ब्रिटेन, चीन, या अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य संबंध की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, या फिर फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस बोल रहा हूँ, कनाडा से जो है आपका केंद्र और राज्य का संबंध किस प्रकार से होगा, इस व्यवस्था को जो है आपका लिया गया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, या फिर राज्यसभा इसे अस्वीकार कर देती है, या फिर राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे कि लोकसभा से स्पीकर स्वीकार या अस्वीकार करे? ऑप्शन डी है, लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि देखिए अगर किसी मुद्दे पर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में धन विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में आपका राज्यसभा अपना सिफारिश तो भेज सकता है, ठीक है, लेकिन अब वो डिपेंड करेगा कि लोकसभा उसको जो है स्वीकार करता है या फिर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं, ऑप्शन
ए जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं या फिर मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है या संसद द्वारा संसद का सत्र चालू नहीं होता है, संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो देखिए अध्यादेश जो है आपका तभी जारी होता है जब संसद का कोई सत्र नहीं चालू होता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है? कानून मंत्री, भारत का अटॉर्नी जनरल या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पूरे भारत सरकार का जो है कानूनी अधिकारी होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन अब जो है विज्ञान से होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए केवल किसिकत्व कारण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है सूती कपड़े में जल की बूंदों का फैलना, भूमिगत जल का चढ़ना, स्याही का सूखना, या ऑप्शन डी है पौधों की जड़ों में पत्तियों तक जल का चढ़ना। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन डी है पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल का जो चढ़ने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिलरी एक्शन यानी कि किसिकत्व ही कारण नहीं है, बल्कि आपके जो है अदर भी फोर्सेज लगते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका एक ऊपर तरफ में आपका जो है पूल क्रिएट होता है, कोहिजन और एडहेजन कोहिजन जो है आपका वहां पे फोर्स लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग अलग कई प्रकार के कारण हैं पत्तियों तक पानी के जो है चढ़ने का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक केसिकत्व कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्र की सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त, धूमकेतुओं की चाल, सूर्य ग्रहण या तारों का टिप्पणी पाना। देखिए चंद्रमा जो है उसके सतह पर आपका किसी प्रकार कोई वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वहां पर जो है तारे टिमटिमाएंगे नहीं। वहां पर दिन में भी देखेंगे तो हमको अंधेरा ही दिखाई देगा ऊपर में आकाश में, और रात में भी देखेंगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है जब ओजोन मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी की सतह पर टकराने वाली विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 10⁻², 10⁻7 मीटर, या फिर 10⁻10 मीटर, या फिर 10 मीटर, या फिर 100 मीटर। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 10⁻7 मीटर जो है विकिरण के तरंगदैर्घ्य होंगी जब आपका ओजोन मंडल खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी से जो टकराने वाले जो आपके विकिरण होंगे उनका। अगला क्वेश्चन है धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने, एस्टन ने, गोल्डस्टीन ने या थॉमसन ने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्टन ने किया था धनात्मक किरणों की खोज। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन के माइक्रोस्कोप का डायफ्राम बना होता है कार्बन का, लेड का, सिलिकॉन का या माइका का? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें करेक्ट आंसर हाँ मेरे ख्याल से कार्बन का हो जाना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या था टेलीफोन के माइक्रोफोन का है डायफ्राम, तब आपका जो है कार्बन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सीवी रमन को, अमर्त्य सेन को, या फिर आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन को दिया गया था आपका जो है नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में, और यहाँ पर कला क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को और अमर्त्य सेन को आपका जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है समुद्री पानी में कितने औसत प्रतिशत लवणता होती है? 2.5%, 3%, 3.5% या 4%? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड नामक नैदानिक तकनीक आधारित है अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर, या अति निम्न आवृत्ति के तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर, या फिर परावैंगनिक किरणों के अभिलेखन पर, या फिर न्यूक्लियर चुंबकीय अनुनाद के अभिलेखन पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर जो आधारित होता है अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है मैक संख्या का संबंध है ध्वनि के वेग से, जलयान के वेग से, या वायुयान के वेग से, या फिर आपका जो है अंतरिक्ष यान के वेग से? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के वेग से। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना होगा? तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.2 सेकेंड, और ऑप्शन बी है 42 सेकेंड, और ऑप्शन सी है 4.2 वर्ष, और ऑप्शन जो है आपका डी है 42 वर्ष। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 साल लग जाता है पृथ्वी पर प्रकाश का आने में। और किसका प्रकाश? तो जो सूर्य के बाद से दूसरा जो आपका सूर्य कह सकते हैं कि तारा है, उसके प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लग जाता है आपका
4.2 साल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्रव हाइड्रोकार्बन गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं? भंजन, जल अपघटन या ऑक्सीकरण या कम दाब पर आसवन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए भंजन। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम की उत्पत्ति से संबंधित अकार्बनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मेंडलीफ के द्वारा, मोइसन के द्वारा, मोस्ले के द्वारा या फिर एंगलर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सीसा रहित पेट्रोल से सीसा जो कि वाहन के एग्जॉस्ट सिलेंडर पर जमा हो जाता है या जम जाता है सॉरी, को अलग करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल ब्रोमाइड या एथिलीन डाइब्रोमाइड या एथिलीन ब्रोमाइड या फिर एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एथिलीन डाई ब्रोमाइड जो आपका मिलाया जाता है, जो आपका एक्सहॉस्ट जमा हो जाता है, सीसा का एक्सहॉस्ट पेट्रोलियम जो होता है सॉरी पेट्रोल जो होता है उसमें से निकलता है जो एक्सहॉस्ट, वो आपका जो है जमा हो जाता है सिलेंडर के ऊपर। तो उसको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए जो हम लोग एथिलीन डाई ब्रोमाइड का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कच्चे पेट्रोलियम से अधिकतम हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं? प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, और ऑप्शन बी है वाष्पीकरण द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा या फिर आपका बहुलीकरण द्वारा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रभाजी आसवन के द्वारा जो है हम लोग सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन को जो है कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम मुख्यतः रहता है क्या? एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लो एल्केन और एरोमेट्रिक्स या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर अकार्बनिक यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम जो होता है वो आपका साइक्लो एल्केन और एरोमेट्रिक होता है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है कच्चे पेट्रोल से पेट्रोल इस कच्चे पेट्रोलियम यहाँ पे लिखना चाहिए था, कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रिस्टलीकरण द्वारा, निथारण द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रभाजी आसवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन अंशों को क्रूड यानी कि कच्चे पेट्रोलियम से प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करने की विधि क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन या फिर रिफॉर्मिंग या रिफाइनिंग या रिजेनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रिफॉर्मिंग कहते हैं। पेट्रोलियम से जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उससे जो आपका प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग हाइड्रोकार्बन को अलग निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिफॉर्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आइसोप्रीम इकाई रखता है? प्राकृतिक रबर, नाइलॉन 66 या पॉलीथीन या डेक्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रबर में जो आपका आइसोप्रीम इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है फिनॉल किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है? बैकलाइट, पॉलीस्टाइरीन या फिर आपका पॉलीसेकेराइड या पॉलीक्लोरोडाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बैकलाइट को बनाने में जो है फिनॉल का यूज किया जाता है। नाइलॉन को बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल या ब्यूटाडाइन या फिर एथिलीन या फिर मेथिल मेथा एक्राइलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एडिपिक अम्ल को जो है हम लोग यूज करते हैं नाइलॉन को बनाने में। अगला क्वेश्चन है निम्न सूक्ष्म जीवों में कौन अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम, बैसिलस सबटिलिस या फिर स्यूडोमोनास या एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एस्चेरिचिया कोलाई का जो है यूज करते हैं हम लोग सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिक यांत्रिकी में। अगला क्वेश्चन है डेयरियो में क्रीम को दूध से किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है? अपकेंद्रण द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, अवसादन द्वारा या फिर आसवन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा जो है हम लोग डेयरी यानी कि डेयरी समझ रहे हैं ना, जहाँ पे दूध से संबंधित जो है आपके प्रोडक्ट का प्रोसेसन होता है, प्रोसेस मतलब कि आपका जो है प्रसंस्करण होता है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वहां पर क्रीम को दूध से किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका बाहर निकाला जाता है, अलग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दूध को पाश्चरीकरण किस ताप पर किया जाता है? यानी कि दूध को जो है पाश्चुरीकरण किस ताप पर किया जाता है? 58 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या 62 डिग्री सेल्सियस या फिर 68 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक और नाइट्रिक या फिर सल्फ्यूरस और नाइट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल की वजह से आपका जो अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है वह गैस जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की तथा यह जीवन का आधार नहीं, इसे मेटाफिरिक वायु का नाम दिया गया है, यह गैस आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है
ओजोन, आर्गन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का खोज है आपका रदरफोर्ड ने किया था। अगले क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन बी है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी है CO2 और नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है CO2 और SO2। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 और SO2 जो है वो आपका हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ल्यू मोटेगनियर ने किस विषाणु की खोज की थी? एड्स, कुष्ठ, टीबी या फिर MIT? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है ये जो डॉक्टर ल्यू मोटेगनियर जो थे वो आपका HIV यानी कि ह्यूमन जो आपका क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस होता है जिसको हम HIV बोलते हैं, उसका इन्होंने डिस्कवरी किया था। अगला क्वेश्चन है कि मिनमाटा रोग किस रसायन से होता है? मरकरी, कैडमियम या फिर DDT या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरी से आपका यानी कि पारा से होता है आपका ये मिनमाटा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका गन्ने के रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, फंगस यानी कि कवक, वायरस या फिर नीमेटोड? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है आपका फंगस के वजह से। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या हेलमिनथेस? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु है। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप कट ऑफ को पार कर रहे होंगे और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो आप से अपील होगा मेरा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करें, लिंक को शेयर करें, ताकि आप और हम मिल करके कहीं ना कहीं उनका भी मदद करें, उनका भी रिजल्ट इस बार सुनिश्चित हो आप ही के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।